welcome again. And in this video we will be doing azo dyes. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा डाइज़ का और डाइज़ क्या होती है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एजो डाइज़ क्या होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइज़ का. और जितनी भी डाइज़ है उसका 50% पार्ट 50% हिस्सा एजो डाइज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, अगर हम बात करें एजो डाइज़ की, तो एजो डाइज़ में एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज़ दिस. ठीक है, इस ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं और हर एजो डाई में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन आता है कि एजो डाइज बनती कैसे हैं. तो एजो डाइज बनती हैं बाय डाई एजो कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन आपने बहुत बार देखी होगी और बहुत बार पढ़ी भी होगी, जिसमें क्या होता है आपका डाइएजोनियम सोल्ट होता है वो आपके फिनोल या फिर एनालिन के साथ रिएक्ट करता है और कपलिंग रिएक्शन होती है और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है. वो प्रोडक्ट होती है डाई. ठीक है, जिसमें दिस ग्रुप एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो ये बेसिकली जो डाई एजो कपलिंग रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है. ठीक है, और डाइएजोनियम सोल्ट रिएक्ट करता है फिनोल या नेप्थोल मतलब एक एरोमेटिक सब्सटेंस के साथ आपका डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है जो कि हाईली एक्टिव होता है. ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमोफोर ऑफ एजो डाई की, कि एजो डाई में क्रोमोफोर क्या होता है. क्रोमोफोर का मतलब होता है कौन सा पार्ट या फिर कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है कलर इम्पार्टेशन के लिए, जो डाई का कलर होता है उसके लिए. तो जो ये आपके एरोमेटिक न्यूक्लियस जो एजो ग्रुप से जुड़ते हैं वो आपके क्रोमोफोर होते हैं डाई के. ठीक है, तो आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस है, जब वो एजो ग्रुप के साथ जुड़ता है तो वो आपका एजो डाई का क्रोमोफोर होता है. कॉमन ऑक्सोक्रोम्स हैं OH, OR, NH2, NHR, NR2, SO3H. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एजो डाइज 4 डाइज होती है जिनमें एजो ग्रुप प्रेजेंट हो. एजो डाइज बनते हैं डाई एजो कपलिंग रिएक्शन से, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. और क्रोमोफोर वो ग्रुप होता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डाई में. और एजो डाइज में वो ग्रुप होता है एरोमेटिक न्यूक्लियस, जो कि आपका फिनोल हो सकता है, अमीन जुड़ा है तो अमीन हो सकता है, जॉइंट विथ एजो ग्रुप. ओके, तो आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी. एक बार आप खुद से रीडिंग कर लेना. नाउ ओके, नाउ जो आपका डाइएजोनियम सोल्ट है वो प्राइमरी कंपोनेंट है एंड जो आपके फिनोल एरोमेटिक अमीन है वो आपके सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं. सो आपने हमेशा सुना होगा कि जो डाइएजोटाइजेशन आप करते हो वो आप माइल्ड कंडीशंस पे और लो टेम्परेचर पे करते हो. ठीक है, अगर आप एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कर रहे हो तो माइल्ड एसिडिक कंडीशंस होने चाहिए. अगर आप फिनोल का कर रहे हो तो माइल्ड एल्कलाइन कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है, और टेम्परेचर भी लो ही होता है. तो टेम्परेचर लो हम इसलिए रखते हैं बिकॉज जो आपका डाइएजोनियम सोल्ट होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टेबल होता है. अगर टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो वो स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल हो जाता है. और अगर आपके पास आपका प्राइमरी कंपोनेंट ही नहीं रहेगा जिससे कि आपकी रिएक्शन हो रही है तो फिर आप काहे की रिएक्शन करोगे, है कि नहीं. ठीक है, तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. अब आप जब देखते हो एसिडिक या एल्कलाइन कंडीशंस तो वो भी माइल्ड होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा हाई होने चाहिए, माइल्ड कंडीशंस होनी चाहिए. सबसे पहले हम देख रहे हैं डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन. ठीक है, तो एनिलीन के केस में आपकी जो कंडीशंस है वो एसिडिक होनी चाहिए और कैसे माइल्ड एसिडिक. ठीक है, सो ये आपका डाइएजोनियम सोल्ट है एंड ये आपकी एनिलीन है. ठीक है, डाइल्यूट HCl मतलब माइल्ड कंडीशन है और टेम्परेचर भी कम है और फिर आपको ये डाई मिल गई. ठीक है, और इसमें ये एजो ग्रुप है और ये हिस्सा आपका क्रोमोफोर है. राइट, अब हम देखते हैं अगर एसिडिटी हाई हुई तो क्या होगा. इफ़ एसिडिटी इज़ हाई तो फिर क्या होगा. ओके, तो देखो जो एनिलीन है आपका वो सोल्ट फॉर्मेशन के अंदर को जाता है. जब आपका H+ बहुत प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एनिलीन सोल्ट फॉर्मेशन के अंडर को जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज. अब सोल्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, NH2 हाईली एसिडिक कंडीशन में एनिलियम सोल्ट बना लेता है और बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज is relatively unreactive towards electrophilic aromatic substitution, that is it does not couple. ठीक है, देखो एक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होने के लिए, कपलिंग रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो रिएक्टेंट है डाइएजोनियम सोल्ट के अलावा जो रिएक्टेंट है वो हाईली एक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी. बिकॉज आपका डाइएजोनियम सोल्ट एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो आपकी रिंग अगर हाईली एक्टिव होगी तभी आपकी कपलिंग रिएक्शन होगी. ठीक है,
एनिलीन कंपेयर टू एनिलियम सोल्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कपलिंग रिएक्शन होती है। जब एनिलीन एनिलियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इतना स्ट्रॉन्गली रिएक्ट नहीं करता, कपल नहीं करता डायजेनम सोल्ट के साथ, इसलिए हाईली एसिडिक कंडीशन में आपकी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है। और दूसरा, अगर हाईली एसिडिक कंसनट्रेशन होती है तो आपकी जो डायजेनम सोल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होती है। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं हाईली एसिडिक कंडीशंस में, ये अपोज करती हैं डायज़ो कपलिंग रिएक्शन को और आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये रीज़न है कि कंडीशंस माइल्ड होनी चाहिए। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद आता है डायएजोटाइजेशन ऑफ फिनोल। ओके, हमने इससे ऊपर पढ़ा डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, अभी हम देख रहे हैं डायएजोटाइजेशन ऑफ फिनोल। तो इस चीज़ के होने के लिए माइल्ड एल्कलाइन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपकी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? माइल्ड एल्कलाइन होनी चाहिए। क्वेश्चन फिर से वही आएगा कि अगर एल्कलिनिटी हाई हुई तो क्या होगा। ठीक है, देखो डायजोनियम रिएक्ट कर लेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अगर जो आपकी एल्कलाइनिटी है, आपकी बेसिसिटी है उस सॉल्यूशन की, वो बहुत हाई है, तो मीन्स बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। एल्कलिनिटी जब ज़्यादा होती है तो हमारा मतलब क्या है इससे कि सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड आयन बहुत की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा है तो वो डायएजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्ट कर लेंगे, क्या बना लेंगे? डायएजो हाइड्रोक्साइड या फिर डायएजोटेट आयन। ठीक है, और वो चीज़ें कपल नहीं करती। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने सुना है कि फिनोक्साइड आयन जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस थिंग इज दैट वहाँ से वो H+ को रिमूव करेगा और फिर फिनोक्साइड आयन बनाएगा, और फिनोक्साइड आयन तो ज़्यादा एक्टिव है तो आपकी रिएक्शन ऑब्वियसली है ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन वो माइल्ड कंडीशंस में होता है। अगर कंडीशंस आपने बहुत हाई कर दी है तो मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और फिर वो क्या करते हैं, डायएजो हाइड्रोक्साइड और डायएजोटेट बनाते हैं जो कि कपल नहीं करते। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे कि फिनोल और फिनोक्साइड में से, वाइवा में अगर आप देखो या फिर वैसे जनरल देखो तो आपको फिनोक्साइड दे दिए जाते हैं और फिनोल दिया जाता है, और बोला जाता है कि कौन फास्टली रिएक्ट करेगा डायएजोनियम सोल्ट के साथ। तो आपका आंसर होना चाहिए फिनोक्साइड, बिकॉज वो हाईली एक्टिव है एज कम्पेयर टू फिनोल। तो रीजंस देख लेते हैं। देखो, जब कंडीशंस माइल्ड होती है तो आपका जो H+, तो जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपके H+ को ले लेता है और आपका फिनोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं। राइट, ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर आया, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट ड्रॉ किए हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल होते हैं उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होता है। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं फिनोक्साइड के और फिनोल के, तो हमें मिलता है कि फिनोक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों है? देखो, बनते फिनोल में भी 4 ही हैं और फिनोक्साइड में भी 4 ही हैं, बट फिनोक्साइड में आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन मीन्स कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओनली नेगेटिव चार्ज है जो कि रिंग पे डिलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करना कि कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है फिनोक्साइड आयन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मोर रेजोनेटिंगली स्टेबल है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। अब द नेगेटिव चार्ज मेक्स फिनोक्साइड आयन मच मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन OH। आपने देखा था कि फिनोक्साइड आयन के केस में रिंग पे नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इंक्रीज कर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर रिंग बाय बोथ इंडक्टिव एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड दिस एक्टिवेट रिंग सिस्टम सो दैट वीक इलेक्ट्रोफाइल डायजेनम कैन अटैक ऑन इट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग।
ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जिस पे खुद पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब उसे अगर कहीं से नेगेटिव चार्ज मिल गया तो वो उस पर स्ट्रॉन्गली अटैक करेगा। अब आपने फिनोल और फिनोक्साइड आयन को कंपेयर किया तो आपने देखा कि फिनोल के कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज था। इंडक्टिव इफेक्ट से भी और रेजोनेटिंग इफेक्ट से भी जब का फिनोक्साइड, जब कोई ओ नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था रिंग पे। इट मीन्स फिनोक्साइड आयन ज़्यादा एक्टिव एज कम्पेयर टू फिनोल, तो यहाँ पे रिएक्शन फास्टर होगी। तो इसलिए माइल्ड कंडीशंस रिक्वायर होती हैं जब आप फिनोल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं डायज़ोनियम सॉल्ट की। ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने एक चीज़ नोटिस की, क्या चीज़ नोटिस की कि जो एजोडाइज होती है वो फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ एजोडाई कपलिंग। एजोडाई कपलिंग एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें आपका डायज़ोनियम सॉल्ट है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और वो हाईली एक्टिव रिंग पर अटैक करता है। ठीक है। आपके हाईली एक्टिव रिंग जो हम मोस्टली सेलेक्ट करते हैं वो आप एनिलीन या फिनोल को करते हैं। इन दोनों के होने के लिए कंडीशंस ये हैं कि आपकी कंडीशंस माइल्ड होनी चाहिए, वेदर आप एसिडिक हम बात कर रहे हैं, फिर हम एल्कलाइन की बात करें, और टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऐसा क्यों होना चाहिए, बिकॉज आपका डायज़ोनियम सॉल्ट एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो हाईली एक्टिव रिंग पे ही अटैक करता है, उसे ज़्यादा जहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहाँ पे वो अटैक कर देगा। ठीक है। फिर हमने फिनोक्साइड आयन की और फिनोल में कंपैरिजन किया और हमने ये देखा कि अगर कंडीशंस हाई हो गई तो फिर क्या होगा। एनिलीन के केस में भी देखा और फिनोल के केस में भी देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिथाइल ऑरेंज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डाई है एजो डाई के ग्रुप में से ही, उसको डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।